प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का 7वां पाठ पढ़ेंगे, तारों की दुनिया में। आज हम इस पाठ का तीसरा खंड पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का तीसरा खंड। यदि हम आकाश के तारों को ध्यान से देखें तो हमें एक बात दिखाई देगी। सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारों की पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देगा, यानी कुछ इन्हें गिने अपवाद छोड़कर सभी तारे स्थिर रहते हैं। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण यह तारापटल पूर्व से पश्चिम को सरकता नजर आता है। जो इन्हें गिने अपवाद हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लेनेट यानी घुमक्कड़ कहा, क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को क्या कहा और क्यों? यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को क्या कहा और क्यों? यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को क्या कहा और क्यों? तो आप इसका उत्तर देंगे। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लेनेट यानी घुमक्कड़ कहा, क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लेनेट यानी घुमक्कड़ कहा, क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लेनेट यानी घुमक्कड़ कहा, क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य स्वयं को विचारवान प्राणी मानता है, पर वह भी अक्सर अंधविश्वास का शिकार हो जाता है। ग्रहों की विचित्र गति को देखकर उसने यह धारणा बना ली कि इन ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है, जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते हैं। फिर इसी धारणा ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया। यहाँ पर फलित ज्योतिष का अर्थ है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर शुभ अशुभ फल बताने वाला शास्त्र। फलित ज्योतिष का यहाँ पर अर्थ है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर शुभ अशुभ फल बताने वाला शास्त्र। फिर इसी धारणा ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया। यदि ग्रहों में कोई खास शक्ति है, यदि ग्रहों में कोई खास शक्ति है, तो हो सकता है कि उसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता हो। इस प्रकार की कल्पना से मानव को लगने लगा कि उसके जीवन का नियंत्रण इन ग्रहों के प्रभाव से होता है। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, फलित ज्योतिष को किस धारणा ने बढ़ावा दिया? फलित ज्योतिष को किस धारणा ने बढ़ावा दिया? फलित ज्योतिष को किस धारणा ने बढ़ावा दिया? तो आप इसका उत्तर देंगे। फलित ज्योतिष को इस धारणा ने बढ़ावा दिया कि ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है, जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते रहते हैं। फलित ज्योतिष को इस धारणा ने बढ़ावा दिया कि ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है, जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते रहते हैं। फलित ज्योतिष को इस धारणा ने बढ़ावा दिया कि ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है, जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते रहते हैं। ग्रहों में कोई खास शक्ति तो हो, ग्रहों में कोई खास शक्ति है तो हो सकता है कि उसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता हो। इस प्रकार की कल्पना से मानव को लगने लगा कि उसके जीवन का नियंत्रण इन ग्रहों के प्रभाव से होता
है। ग्रहों के घूमने की पहेली सुलझी 17वीं सदी में, जब यूहाना केपलर ने ग्रहों के निरीक्षणों का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने ढंग से नहीं भटकते, बल्कि वे अनियमित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जिस भ्रामक धारणा ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया, उसका अब कोई सबूत नहीं रहा। ग्रह और तारों का फर्क अब स्पष्ट हो चुका है। हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे काफी निकट हैं, परंतु तारों की भांति स्वयं प्रकाशित न होने के कारण दूसरे तारों के ग्रहों को देखना मुश्किल है। परंतु तारों की भांति स्वयं प्रकाशित न होने के कारण दूसरे तारों के ग्रहों को देखना मुश्किल है। परंतु तारों की भांति स्वयं प्रकाशित न होने के कारण दूसरे तारों के ग्रहों को देखना मुश्किल है। ग्रह पास हैं, तारे दूर हैं, लेकिन ये दूरियां हैं कितनी लंबी। तारों की दूरियों को नापने के लिए 1838 में बेसल नामक एक जर्मन ने पैरेलैक्स विधि को सफलतापूर्वक अपनाया। इस विधि से आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां हम नाप सकते हैं। तारों की दूरियों को नापने के लिए 1838 में बेसल नामक एक जर्मन ने पैरेलैक्स विधि को सफलतापूर्वक अपनाया। इस विधि से आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां हम नाप सकते हैं। यहाँ पर पैरेलैक्स का अर्थ है तारों की दूरियां नापने की एक विधि। पैरेलैक्स का यहाँ पर अर्थ है तारों की दूरियां नापने की एक विधि। तारों की दूरियां नापने की एक विधि। तारों की दूरियों को नापने के लिए 1838 में बेसल नामक एक जर्मन ने पैरेलैक्स विधि को सफलतापूर्वक अपनाया। इस विधि से आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां हम नाप सकते हैं। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए तारों की दूरियां किस विधि से नापी जाती हैं, तारों की दूरियां किस विधि से नापी जाती हैं, तारों की दूरियां किस विधि से नापी जाती हैं, तारों की दूरियां किस विधि से नापी जाती हैं। तो आप इसका उत्तर देंगे तारों की दूरियां पैरेलैक्स विधि से नापी जाती हैं। तारों की दूरियां पैरेलैक्स विधि से नापी जाती हैं। तारों की दूरियां पैरेलैक्स विधि से नापी जाती हैं। तारों की दूरियां पैरेलैक्स विधि से नापी जाती हैं। इस विधि से आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां हम नाप सकते हैं, किंतु आकाश में हम जिन तारों को अपनी आँखों से देख पाते हैं, उनमें से अधिकांश तारों की दूरियां इतनी अधिक हैं कि उन्हें नापने के लिए पैरेलैक्स प्रणाली भी कामयाब नहीं होती। आज ऐसी स्थिति है कि जिस तारे को हम देख सकते हैं, उसकी दूरी पैरेलैक्स विधि से नाप नहीं सकते, और जिसकी दूरी हम नाप सकते हैं उसे देख नहीं सकते। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का या इस खंड का
विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इस खंड को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें और इस पाठ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और याद करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।